मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज भराड़ीसैंण में सुबह सुबह टहलने के लिए वो निकले। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर जनता से फीडबैक लिया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम कहां तक पहुंचा है? मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी ने अधिकारियों से इस बारे में फीडबैक लिया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए कि जो भी काम किया जा रहा है तेजी के साथ होना चाहिए। गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अधिकारियों को वहाँ पर जो संबंधित अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनको इस बारे में ख्याल रखना होगा। जो भी प्लान एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है उसमें क्वालिटी वर्क होना चाहिए। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर अब खत्म हो गया। 20 नवंबर को मतदान होना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की। यशपाल आर्य ने कहा, मतदाता बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की इस सीट पर जीत जरूर होगी। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार आम जनता के हित को लेकर कोई ठोस कदम नहीं बना पाई, कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और ना ही कोई ऐसा प्लान बना पाई। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि यहाँ पर बदमाशों के बुलंद हौसले हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनाए जाने वाले मंदिर का मुद्दा उठाया। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी को, प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। हालांकि सीएम धामी पहले ही कई बार कह चुके हैं, दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से कोई मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, केदारनाथ जैसे क्षेत्र में बीजेपी शराब परोसने का काम कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की गाड़ी से क्षेत्र में शराब बंटवाई जा रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को, प्रदेश सरकार को जमकर घेरते नजर आए। देखिए, नाराजगी है सरकार से और बदलाव का माहौल दिख रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार तो लगी फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से जन विरोधी फैसले ले रही है, जिससे जन समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है, विकास थम चुका है। वहीं केदारनाथ विधानसभा के चोपता क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं के वाहन से शराब पकड़ी गई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाहन को पकड़ा, शराब पकड़कर वहां पर जमकर हो हंगामा किया। केदारनाथ उपचुनाव के बीच बीती रात तल्ला नागपुर के चोपता में शराब बरामद होने की घटना से सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की शराब बता दिया। इस बात को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी और इन सब पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग की। चुनाव आयोग से मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही कल चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थमने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं को अलग अलग जगह कर रहे प्रचार प्रसार से तुरंत हटाया जाए, ये डिमांड भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से की गई है। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी, भाजपा के, आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाए। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी खराब होगी।
तो जो शराब पकड़ी गई है, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बंटवा रही थी। इस बात को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रतिनिधियों की तरफ से शिकायत की गई, उचित कार्रवाई की मांग की गई कि चुनाव आयोग जरा देखे कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे कैसे कोई राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता शराब को बंटवा सकते हैं उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए। ये जो खुलेआम हो रहा है, इस पर चुनाव आयोग सख्ती के साथ कोई कार्रवाई करे। अवैध शराब के इस मुद्दे पर फिलहाल उत्तराखंड सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर मुखर होती हुई। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं। हरीश, अवैध शराब जो बरामद हुई, इसको लेकर जो हंगामा कांग्रेस पार्टी कर रही है, शिकायत जो चुनाव आयोग से की जा रही है, क्या कुछ इसमें कहा गया है? और वो जो शराब पकड़ी गई, किसकी शराब थी, कौन सी पार्टी की तरफ से वो बंटवाई जा रही थी, क्या इस बारे में स्पष्ट हो पाया है? पुलिस का क्या कहना है? देखिए शिल्पा, जिस तरह से जो गाड़ी पकड़ी गई है देहरादून नंबर की गाड़ी है, और इस गाड़ी में भाजपा के जो तमाम जो झंडे हैं वो नजर आए हैं, और इसमें पीछे डिग्गी में शराब रखी हुई थी। और इसको कहीं न कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज रावत, उन्होंने देखा है। देर रात को ये घटना हुई थी और उसके बाद इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और काफी हंगामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर काटा है। और कहीं न कहीं इसकी जो शिकायत है चुनाव आयोग को भी दी गई है। जो सह प्रभारी हैं सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है कि केदारनाथ उपचुनाव में जिस तरह से लगातार जो भाजपा के जो नेता हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार शराब बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को पैसा देने का काम कर रहे हैं और साड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, इसकी शिकायत उन्होंने की है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग किस तरह का यहाँ पर कदम उठाता है, किस तरह की कार्रवाई करता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब जो चुनावी जो शोर है वो पूरी तरह से थम चुका है और ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसको लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज की है। जी, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस शिकायत के मिलने के बाद? कांग्रेस डेलीगेशन जो पहुंचा था शिकायत करने के लिए, उनसे कुछ कहा गया हो? किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? और वो कार्रवाई कब होगी? जब वोटिंग भी हो जाएगी, काउंटिंग भी हो जाएगी, उसके बाद? देखिए क्योंकि चुनाव आयोग का ये साफ रहता है कि कहीं न कहीं जो इस तरह की जो शिकायतें आए उस पर तुरंत एक्शन ले। और जैसे कि आपने कहा कि इसमें देरी ना हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग भी सख्त है। जिला अधिकारी, क्योंकि वहां पर चुनाव अधिकारी होते हैं, तो ऐसे में जिला की जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी अगर कहीं दिखती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। और कहीं न कहीं इस पर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या इसमें निकल करके सामने आएगा। लेकिन बहरहाल जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से इसमें गुस्से में नजर आ रही है। कहीं नाराजगी कांग्रेसियों की है और लगातार जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जो सह प्रभारी हैं सुरेंद्र शर्मा, उनकी तरफ से एक शिकायती पत्र यहाँ पर दिया गया है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव के दौरान तो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जबरन लोगों को शराब बांटी जा रही है। लेकिन इस तरह से शराब बांटकर चुनावों को प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित करना, उनको अपने पाले में करना, इस तरह से उनको ललचाना हर बार की कहानी है। चुनाव आयोग कहता तो है सारी तैयारियां हैं, नजरें बनी हुई है, सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। फिर भी इस तरह से दलों की तरफ से शराब खुलेआम बंटवाई जाती है, वो पकड़ी भी जाती है। इस तरह के मामले रुकने का नाम तो लेते नहीं है। यानी कि कहाँ कमी फिर मानी जाए, कहाँ लापरवाही बरती जाती है, कहाँ ढिलाई बरती जाती है आयोग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह से जो चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ निर्देश यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसका कहीं न कहीं उल्लंघन होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये साफ है कि जो जिला प्रशासन है उनकी कहीं न कहीं ढीला हवाली है और जिसके चलते इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नजर आती हैं, सामने आती हैं। और ऐसे में चुनाव अधिकारी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि बराबर इस तरह की चीजों पर नजर रखें। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम भी देख रहे हैं कि जो लगातार जो मनोज रावत हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी तरफ से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं की गाड़ी में शराब मिली है। तो उस पर चुनाव अधिकारी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब ये कार्रवाई नहीं हुई तो जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक शिकायती पत्र
यहाँ बस पर मामला दिया यहीं है। पर क्लियर हो जाता है कि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से इस तरह के मामले रुकते नहीं हैं। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हरीश, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली अहम खबर की। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री जी ने इस दौरान कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंत पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा, रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने के लिए 40 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण हैं, उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया, जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया, लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बन के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे, वो भी काम चल रहा है। देखिए, हमारे उधर देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालुगण शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उनके लिए ये मौका होता है। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं, सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए, योगदान करना चाहिए। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्राएं भी शुरू की जाएंगी। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आगे ये भी कहते नजर आए कि जो लोग 4 धाम यात्रा में सीमित लोगों को आने की बात कहते हैं, वे गलत है। जितने ज्यादा लोग यात्रा पर आएंगे, उतना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। ये लोगों को समझना चाहिए। राज्य के लोगों को इसका उतना ही ज्यादा लाभ मिल पाएगा। इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है, उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय ऋषिप्रणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी को प्राप्त ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और घरेलू विवादों से जुड़ी हुई थी। जिलाधिकारी ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करते नजर आए, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें मिली
जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि आम जनता की इन शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जा सके। लगभग 100 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीवियंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं, तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। और जिसमें कुछ फैक्ट चेक चाहिए होते हैं, उसमें कुछ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं स्थल इंस्पेक्शन के लिए। सो उसमें भी हम टाइम बाउंड करते हैं। जैसा पूर्व में भी शेयर किया था कि हमारा लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका प्रोटोटाइप रेडी हो गया है और अभी कुछ एग्जामिनेशन स्टेज पे है, जिसमें सारे पटलों के और विभागों के नाम अपलोड किए। वहीं जिला देहरादून के एसडीएम सदर हरिगिरी ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। खासतौर पर उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को देखा। आईसीयू वार्ड में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जानकारी ली गई। आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए। मौके पर पंजीकरण के लिए लग रही लाइनों को देखकर उन्होंने पंजीकरण की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए। डॉक्टर से बातचीत की कि कैसे इसे दुरुस्त किया जा सकता है। एसडीएम सदर हरिगिरी ने कहा, अस्पताल में काफी समय से आईसीयू बंद था, जिसे शुरू करने के लिए प्रयास किए गए और आखिरकार इसमें कामयाबी हाथ लगी। इसी का नतीजा है कि 16 नवंबर से आईसीयू शुरू हो गया और अब आईसीयू में भर्ती मरीजों को इसका लाभ मिल पा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान सीएमओ संजय जैन भी वहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने बताया अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर पूरा फोकस है। अस्पताल में मौजूद तमाम सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण किया जाता रहेगा। कि विगत माह में डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए डीएम सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल आईसीयू था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूँकि बताया था कि फंक्शनल कर दिया आईसीयू, तो आईसीयू किस तरह से काम कर रहा है इसी को देखने के लिए डीएम सर ने मुझे और एसडीएम ऋषिकेश और सीएमओ साहब को भेजा है और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा आईसीयू है फंक्शनल है, इसमें पेशेंट्स भी हैं और कुछ पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गए इलाज पाने के बाद। आज भी 5 मरीज हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं और वो अपने आप को आईसीयू के लाभ प्राप्त करने का बेहतर। एलयूसीसी के बाद अब बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड पर ग्राहकों के करोड़ों रुपए जमा कर वापस नहीं लौटा रही है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक बेहद परेशान है, एजेंट्स भी परेशान हैं। श्यामपुर क्षेत्र के जो इससे पीड़ित है, जो परेशान हो रहे हैं, वो सबके सब इकट्ठे हुए ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस की मदद की बात कही है। उन्होंने पुलिस से अलग अलग तहरीर देकर संस्थान पर कानूनी कार्रवाई करने और रकम वापस दिलवाने की मांग की। पुलिस ने तहरीरों के आधार पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहुंचे हुए हैं इन्होंने, अंदर जो हमारे एसआई साहब बैठे हुए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है वो अभी देखने वाली है। इससे पहले भी हमारे बतरे लोग एजेंट लोग आए हुए हैं, जिसमें क्या है हमें उस हिसाब से वो नहीं मिल पाया है। यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में ऋषिकेश गुवानी वाला ऋषिकेश एरिया में कम से कम 500 लोगों का पैसा है, करीबन 5-7 करोड़ रुपए यहाँ पे गबन किया हुआ है और ऑल ओवर उत्तराखंड में इन लोग की ब्रांच थी। ठीक, देहरादून में भी ब्रांच है, कोटद्वार में भी ब्रांच है, पोटा साहिब में भी ब्रांच है, गुवानी वाला में हमारे पास भी ब्रांच खुली हुई है। तो करीबन टोटल अमाउंट ऑल ओवर उत्तराखंड में 20 करोड़ समथिंग का गबन किया हुआ है इन लोगों ने। इसमें ये 3 लोग जो मेन हैं, बोरा जी हैं, नेगी जी हैं यहाँ पे लोकल पांडे ब्लाट के, और एक इनका पार्टनर पहले भी भाग चुका है प्यारेलाल करके। अमित हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अमित, गड़बड़ झाले का क्या है पूरा मामला? संस्थान के द्वारा रकम गबन करने का जो आरोप यहाँ लोग लगा रहे हैं, ये गुहार पुलिस से लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी रकम हमें वापस दिलवाई जानी चाहिए, हुआ क्या?
सिर्फ जैसा कि देखा जा रहा है कि छोटे मोटे जो फंड होते हैं इसके नाम पर कई कंपनियां आती है और लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगा देती है। इसी अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था जिसमें LUCC नाम की कंपनी थी, इसने कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के कई राज्यों में ये कंपनी स्थापित थी। उसके बाद जो नया मामला सामने आया है ऋषिकेश की श्यामपुर से आया है, यहाँ पर की बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड के नाम से एक कंपनी थी जिसमें लोगों ने कम से कम 4-5 साल से लगातार अपने पैसे जमा कर रहे थे कि कुछ ब्याज के मुनाफे के नाम पर यहाँ पर पैसे जमा करवाए जा रहे थे। लेकिन जब कंपनी ये जो मेन एजेंट थे, जो संस्थापक एजेंट थे, ये यहाँ पर रफो चक्कर हो गए, पैसे लोगों के करोड़ों रुपए लेकर रफो चक्कर हो गए, जिसमें जो पीड़ित लोग हैं वो अपने पैसों की वापसी की गुहार लगाने के लिए ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो उनका मेहनत और कमाई का पैसा है, जो उन्होंने छोटे से एक लालच के पीछे जमा कर दिया था, वो आज उसको इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला, सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के ज्वालापुर मोहल्ला कड़च में भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन कब्जे का मामला सामने आया है। इसे लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने जिलाधिकारी को बकायदा ज्ञापन सौंपा। इस बारे में उनको इन्फॉर्म किया। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने आरोप लगाया है कि शेर सिंह नाम का एक शख्स है जो एक शराब माफिया है, लगातार ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में सरकारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। उनका कहना है कि शेर सिंह पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब वो दोबारा से कब्जे की कोशिश कर रहा है। पूर्व विधायक ने जिलाधिकारी से मांग की इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा जांच के बाद जरूरत पड़ने पर अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर भी चलाया जाना चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाना चाहिए। शेर सिंह मोहल्ला कड़ा ज्वालापुर में शराब माफिया भी है, भू माफिया भी है, अरबों रुपए की जमीन बेच रहे हैं। सरकार पता नहीं कहाँ ने विकास प्राधिकरण के सचिव को कहा था किस शय के ऊपर उसको रोका जा रहा। आज बाहर का गेट लगाकर अंदर करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है, फुटों के हिसाब से बेच दी है। उस पर निर्माण भी कार्य चल रहा है। आज मैंने जिलाधिकारी से कहा कि इसके बारे में तुरंत अपना जिलाधिकारी, SDM, SSP और BHL और उसके अलावा जो हमारे क्या नाम है CM RM सीटकुल, इनकी कमेटी बना के तत्काल रोका जाए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बार बार दर्शा रहा हूँ, 2 बार पहले बुलडोजर चल चुका है और पूरन सिंह राणा यहाँ पर बुलडोजर लेकर जाने वाले थे, किसी कारणों से उस दिन रुक गए। पूरी पत्रावली तैयार है। अरबों रुपए की जमीन के ऊपर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है। वहीं हरिद्वार में बिना सत्यापन कराए मकान में किराएदार रखना मकान मालिकों को भारी पड़ गया। जिले भर में पुलिस की तरफ से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने 47 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,47,000 के कोर्ट के चालान कर दिए। मौके पर 1591 लोगों का सत्यापन किया गया। साथ ही संदिग्ध मिले 63 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई कर 35,750 रुपए का नगद जुर्माना वसूला गया। सभी को किराएदारों, घरेलू नौकरों और बाहरी व्यक्तियों का जल्द से जल्द सत्यापन कराने के निर्देश जारी हुए। वहीं सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं, खास कदम उठाए हैं। विभाग रिफ्लेक्टर और रोड पार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सर्दियों में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया, विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम टेप खरीदेगा, जिससे गन्ने की ट्रॉलियों, सड़क किनारे खड़े हुए पेड़ों और अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभाग विशेष रूप से रोड मार्किंग पर भी ध्यान दे रहा है। सड़कों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के लिए सफेद लाइनों पर विशेष पेंटिंग करवाई जाएगी। रश्मि पंत के मुताबिक ये कदम न केवल वाहन चालकों को सुरक्षा देगा, बल्कि सड़क पर यातायात को भी सुचारू बनाएगा। हम अपील तो करते ही है रिफ्लेक्टर टेप लगाने की। इसके अलावा इस साल हमने एक नया प्रयास किया है। हम लोगों ने अपने जनपदीय सड़क सुरक्षा के बजट में एक प्रावधान किया है कि हम लोग रेडियम टेप को प्रोक्योर खरीदेंगे मार्केट से, और विशेष रूप से जो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है उनमें, और रोडों के किनारे जो पेड़ हैं और या बिजली के खंभे हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना रहती है, उन पर भी हम लोग रेडियम टेप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी की रेडियम टेप, ताकि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो वाहन चालक है उनको सुविधा मिल सके। चलिए, उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।